मेरा साथी वहीं था, उसने उसकी हर हरकत पर नज़र रखी थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इस दरिंदा सिफ्त इंसान को उससे बदतर मौत मारता जो उसने तहरीक आज़ादी के रहनुमा को दी थी। नाटरान ने नफरत भरे लहजे में कहा। उसी वक्त विक्रम ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की? क्या उसने किसी ने उसके हाथ बांध रखे थे? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। इस वक्त उसके साथ 100 के करीब मुसल्लिह अफराद थे जो कस्बे में फैले हुए थे। अगर तलहा कुछ करता तो कस्बे में बेशुमार बेगुनाह अफराद की लाशें गिर जाती। तलहा इस वक्त से उसकी तलाश में था। अब जब वो उसे नजर आया तो वो मेरी वजह से खामोश हो गया, वरना वो उसे होटल में जाकर भयानक मौत से हमकनार कर देता। मैंने अपने आदमियों से कहा था कि उन्हें इन एजेंटों को ढूंढना है और जब मिल जाए तो उनकी निगरानी करें और उनके बारे में फ़ौरन मुझे मुतला करें, नाटरान ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो ठीक है, तुम तलहा से बात करो और पूछो कि विक्रम इस वक्त होटल में है या नहीं, इमरान ने कहा। बेहतर मैं बाहर जाकर उसे कॉल करता हूँ, यहाँ सेलफोन के सिग्नल नहीं आते, नाटरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ और फिर वो रेहान के साथ कैबिन से बाहर निकलता चला गया। ये तुमने नाटरान से क्या कह रहे थे कि हमारे साथ ही ब्लैक लाग जाएंगे? इन दोनों के बाहर जाने के बाद जूलिया ने इमरान से मुहातिब होकर पूछा। हाँ, इमरान ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था वो सब अलग अलग काफिरिस्तान पहुँचेंगे और फिर हम सब मिलकर ब्लैक लाग जाएंगे, जूलिया ने कहा। हाँ, सोचा मैंने भी ऐसा ही था। मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट में पहुंचने की हिदायत दी थी। अब तक वो सब वहां पहुंच चुके होंगे। मैं उन्हें जाकर मिलूंगा और उन्हें ब्लैक लाग जाने की हिदायत करूंगा ताकि वो अपना काम करें और यहाँ तुम और मैं मिलकर टॉप 7 एजेंटों को तिगनी का नाच नचाते रहें। अगर ये सब जजीरा ब्लैक लाग पर चले गए तो हमारे साथियों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और इसलिए उन्हें यहाँ रखना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। 7 एजेंट हैं, 2 का पता चला है, अगर बाकी ना मिले तो? जूलिया ने कहा। तो हम उन्हें ढूंढेंगे या फिर ऐसे खेल खेलेंगे कि वो खुद हमारे पीछे आए और अपने अंजाम को पहुंचते चले जाए, इमरान ने कहा। तो जूलिया खामोश होकर गहरे ख्यालों में खो गई। स्पेशल एजेंसी का चीफ हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस चीफ, स्पीकिंग ओवर, चीफ ने करख्त लहजे में कहा। शीतल बोल रही हूँ चीफ, दूसरी तरफ से। मादाम शीतल की आवाज़ सुनाई दी तो चीफ बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, तुम ठीक हो? कहाँ से बोल रही हो? चीफ ने इंतहाई हैरत और मुसरत और जोश भरे लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ चीफ और मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ, मादाम शीतल ने जवाब दिया। लेकिन हुआ क्या था तुम्हें? चीफ ने पूछा। ये सब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान का किया धरा है चीफ। उनकी वजह से मेरे बेशुमार साथी भी मारे गए। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अपनी बम और बुलेट प्रूफ कार में थी, वरना जिस शिद्दत का धमाका किया गया मेरा जिंदा बच रहना भी नामुमकिन था, मादाम शीतल ने जवाब दिया। हाँ, तो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ भी पहुँच चुकी है, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, मादाम शीतल ने कहा। मुझे ये सारी तफसील बताओ, चीफ ने कहा। तो मादाम शीतल ने एयरपोर्ट से आने वाले इस जोड़ी के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी, जो शेड्यूल के मुताबिक साडान से आने की बजाय डायरेक्ट कामन से आने की वजह से मशकूक करार दे दिया गया था। इसका मतलब है कि जब तुम्हारी टास्क फोर्स ने उस इमारत का मुहासिरा किया तो इमरान और उसके साथियों को इसका इल्म हो गया। इससे पहले कि तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उन्होंने इमारत में बम लगाया और किसी खुफिया रास्ते से निकल गए और फिर जैसे ही तुम्हारे मुसल्लिक साथी इमारत में दाखिल हुए, उन्होंने इमारत ही बम से उड़ा दी, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, ऐसा ही मालूम हो रहा है। मेरे साथियों ने कुछ देर लगा दी। उन्हें चाहिए था कि वो जैसे ही इमारत के करीब पहुंचे थे, इसी वक्त वहां गैस बम फायर करके उन सबको बेहोश कर देते, तो उन्हें हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का मौका ही ना मिलता, मादाम शीतल ने कहा। अब तुम उनकी तलाश में क्या कर रही हो? चीफ ने पूछा। मैंने अपने साथी हर तरफ फैला दिए हैं, पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ से हमें इमरान की साथी लड़की का एक रुमाल मिला है। मैंने फौरी तौर पर ट्रेंड ब्लैक डॉग्स मंगवाए हैं। इस रुमाल की खुशबू उन डॉग्स को सुंघाई जाएगी और वो उन दोनों की तलाश में हमारी मदद करेंगे और फिर जैसे ही उनका पता चलेगा हम पूरी कुव्वत से उन पर हमला कर देंगे, मादाम शीतल ने कहा। वेल डन, क्या तुम इस काबिल हो कि सारी कार्रवाई की खुद मॉनिटरिंग कर सको? चीफ ने पूछा। यस चीफ, कार उलटने की वजह से मुझे चोटें ज़रूर आई, लेकिन ये चोटें ऐसी नहीं कि मैं हिलजुल ही ना सकूं। इस सारी कार्रवाई को मैं खुद हैंडल करूंगी और हर लिहाज से उसकी मॉनिटरिंग भी करूंगी, मादाम शीतल ने कहा। ठीक है, तुमने जजीरे की हिफाजत किसके सुपुर्द की है? चीफ ने पूछा। मैंने शंकर और विजय को भेजा है, दोनों इंतहाई ज़हीन हैं। वो जजीरे की भरपूर अंदाज में हिफाजत कर सकते हैं और करेंगे, मादाम शीतल ने कहा। हाँ, वो दोनों वाकई ज़हीन हैं। खैर, ब्लैक लॉक जजीरे पर पहुंचना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के लिए मुमकिन ही नहीं। अगर उन्होंने यहाँ आने की गलती की तो उनकी ये गलती उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होगी।
उन्हें यहाँ सिवाय मौत के और कुछ नहीं मिलेगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, मादाम शीतल ने कहा। तुम अपनी सारी तवज्जो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ मबजूल कर दो। उन्हें किसी भी हाल में इस बार काफिरिस्तान से जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए, चीफ ने कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा। ये इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए उनका आखिरी मिशन साबित होगा, जिसमें नाकामी के साथ उन्हें मौत मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मौत। मादाम शीतल ने कहा, क्या ये पता चल सका है कि इमरान के साथ कितने साथी हैं? चीफ ने पूछा। नो चीफ, फिलहाल इमरान और उसके साथी एक ही लड़की के सामने आई है। लड़की के बारे में शोभा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है, जिसका नाम जूलिया नाफ्टर वाटर है। इन दो के अलावा अभी तक कोई और सामने नहीं आया, लेकिन जिस कोठी पर हमने रेड किया था वहाँ कई अफराद मौजूद थे। जाहिर है उन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ही हो सकता है, इसलिए हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इमरान के साथ कितने अफराद हैं, मादाम शीतल ने कहा। ओके, तुम अपना काम जारी रखो और लड़की के रुमाल से ब्लैक डॉग्स के लिए उस तक पहुँचना मुश्किल ना होगा। जैसे ही उनका पता चले उन्हें दूसरा सांस लेने का भी कोई मौका ना देना, समझ गई तुम? चीफ ने इस बार तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ, मादाम शीतल ने कहा। तो चीफ ने उसे चंद मजीद हिदायत दी और फिर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो चीफ चौंक पड़ा। यस कम इन, चीफ ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ विजय, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, चीफ ने कहा। तो नौजवान तेज़ से चलता हुआ अंदर आ गया। बैठो, चीफ ने कहा। तो विजय मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। शंकर कहाँ है? चीफ ने उससे पूछा। मैंने उसे जजीरे के इंतजामात का जायज़ा लेने भेजा है चीफ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, विजय ने जवाब दिया। ओके, मुझे पता चला कि शीतल ने 2 एजेंटों को जजीरे पर भेजा है, लेकिन मैं चूँकि जजीरे पर नहीं था इसलिए मुझे तुम दोनों का पता नहीं था। मेरी अभी शीतल से बात हुई तो उसने तुम दोनों के नाम बताए, चीफ ने कहा। यस चीफ, मादाम शीतल किसी मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। वो हर उस जगह पर फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम चाहती हैं जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आने का खतरा लाहक हो सकता है। चूँकि इमरान और उसके साथियों का मेन टारगेट स्पेशल एजेंसी का हेडक्वार्टर है, इसलिए मादाम शीतल ने उसके लिए खसूसी इंतजाम किए हैं कि इमरान और उसके साथी अव्वल तो काफिरिस्तान ना पहुंच सके, और अगर वो किसी तरह काफिरिस्तान पहुंच भी जाएं तो उन्हें ब्लैक लॉक आने का कोई मौका न दिया जाए, विजय ने कहा। हाँ, मुझे इस बात की इत्तला मिली कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान को हेडक्वार्टर के बारे में इल्म हो चुका है कि स्पेशल एजेंसी का हेडक्वार्टर ब्लैक लॉक जजीरे पर है, और मुझे ये भी इल्म हुआ कि इमरान अपने चंद साथियों के हमरा काफिरिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुका है, लेकिन वो काफिरिस्तान कैसे पहुँचेगा और कौन से ज़राए इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम ना हो सका। मैंने पाकिस्तान में मौजूद अपने फॉरेन एजेंटों को एक्टिव कर रखा है कि वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को ट्रेस करें, लेकिन ताहाल उनकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। सिर्फ ये पता चल सका कि इमरान और उनके चंद साथी पाकिस्तान से निकल चुके हैं। मैंने ये बात शीतल को बता दी और उससे कहा कि वो तुम सबको भी बता दे और ब्लैक लॉक की हिफाजत के लिए वो एजेंटों को हर सूरत जहां भेज दे, चीफ ने कहा। चीफ, विजय ने कहा। इसलिए मैंने यहाँ चीफ कमांडर को अहकाम दिए थे कि शीतल यहाँ जिन 2 एजेंटों को भेजेगी वो जजीरे के तमाम सिक्योरिटी इंतजामात उनके सपुर्द कर दे, और अगर वो इन इंतजामात से मुतमईन ना हो तो अपनी मर्जी से सिक्योरिटी इंतजामात कर सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज मनोज ने तुम दोनों के साथ यकीनन ताउन किया होगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, मनोज ने हमारे साथ भरपूर अंदाज में ताउन किया है, इसलिए उसने हमें ब्लैक लॉक पर पहले से मौजूद तमाम हिफाजती इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी थी और तमाम इलाके का सर्वे भी कराया था। उसके इंतजामात बहुत अच्छे थे, लेकिन चंद मकामात पर हमें कुछ कमी महसूस हुई थी जहां से इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जजीरे पर दाखिल हो सकते थे। इसलिए हमने खसूसी तौर पर उन इलाकों की सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ बना दिया है। अब मेरी और शंकर की नज़रों में जजीरा हर लिहाज से और हर तरफ से महफूज है। इमरान और उसके साथियों को जजीरे पर कदम रखने का मौका भी नहीं मिल सकेगा, विजय ने कहा। गुड शो, क्या इंतजामात हैं तुम्हारे, मुझे तफसील बताओ, चीफ ने कहा। तो विजय उसे हिफाजती इंतजामात के बारे में तफसील बताने लगा, जिन्हें सुनकर चीफ की आंखों में विजय की जहानत के लिए तहसीन भरी चमक उभर आई। ठीक है, तुमने और शंकर ने वाकई फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं, मैं मुतमईन हूँ, चीफ ने कहा। शुक्रिया चीफ, विजय ने कहा। तुम्हारे इन इकदामात को देखकर मुझे यकीन है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले तो क्या हलाई महलूक भी हुई तो वो भी जजीरे में दाखिल नहीं हो सकेगी, चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो विजय के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। यस चीफ, इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जितना भी मैं जानता हूँ उस लिहाज से वो किसी तरह भी हलाई महलूक से कम नहीं, इसलिए मैंने और शंकर ने उनकी साबका कारकर्दगी को सामने रखकर जजीरे को महफूज बनाने के इंतजाम किए हैं, विजय ने कहा।
बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। बहरहाल अब इस जज़ीरे की हिफाजत की सारी ज़िम्मेदारी तुम दोनों पर है, इसलिए तुमने मज़ीद कुछ करना है तो सिक्योरिटी इंचार्ज मनोज को बता देना। वो इस वक्त तक तुम्हारे अंडर काम करेगा जब तक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मसला ख़त्म नहीं हो जाता। यस चीफ, विजय ने मोदबाना लहजे में कहा। अब तुम जाकर अपना काम करो। दारुल हुकूमत में शीतल भी पूरी कुव्वत के साथ एक्शन में आ गई है और उम्मीद है जल्द ही वो खुशखबरी देगी कि इमरान और उसके साथी का किस्सा पारीना बन चुके हैं। चीफ ने कहा। यस चीफ, इस बार इमरान और उनके साथियों के लिए काफिरिस्तान की ज़मीन तंग पड़ जाएगी और उन्हें बच निकलने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। विजय ने उठते हुए कहा तो चीफ ने इस बात में सर हिला दिया। विजय ने उसे सलाम किया और फिर मुड़कर तेज से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। विजय के बाहर जाते ही चीफ ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, डॉक्टर रामपाल बोल रहा हूँ। सुपर लेबॉर्ट्री से राब्ता मिलते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। घनश्याम बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान स्पेशल एजेंसी। चीफ ने सख्त लहजे में कहा। ओ यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से रामपाल ने मोदबाना लहजे में कहा। डॉक्टर महेंद्र से बात कराओ। चीफ ने कहा। 1 मिनट होल्ड ऑन करें सर। यस, डॉक्टर महेंद्र बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रिसीवर में एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ काफिरिस्तान स्पेशल एजेंसी घनश्याम बोल रहा हूँ। चीफ ने क्रख्त लहजे में कहा। ओ यस सर मिस्टर घनश्याम, कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से डॉक्टर महेंद्र ने चीफ के क्रख्त लहजे का कोई नोटिस ना लेते हुए, मगर उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे चीफ घनश्याम का क्रख्त अंदाज नागवार गुजर रहा हो। मैंने उस फाइल के बारे में पूछना था जो मैंने आपको भेजी थी। चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। किस फाइल के बारे में? टॉप 0 मिसाइल की फार्मूले की फाइल। डॉक्टर महेंद्र ने कहा। हाँ, चीफ ने कहा। वो कोड्स में है, अभी मैंने उसे डीकोड नहीं किया और अभी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं आपकी भेजी हुई फाइल को डीकोड करूं। जिस वक्त मिलेगा मैं आपको खुद ही फ़ोन कर दूंगा, तब तक आप इंतज़ार करें। गुड बाय। दूसरी तरफ से डॉक्टर महेंद्र ने सख्त लहजे में कहा। फ़ोन बंद होने पर चीफ का चेहरा गुस्से से सुरख हो गया। उसने कान से रिसीवर हटाया और उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जैसे वो अभी इस रिसीवर में घुस जाएगा और सुपर लेबॉर्ट्री में जाकर डॉक्टर महेंद्र की गर्दन दबोच लेगा। डॉक्टर खुद को समझता क्या है, जब भी इससे बात करो इसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा रहता है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। चीफ ने गुर्राते हुए कहा। उसने सुरख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। अभी आधे नंबर ही मिले थे कि उसने रिसीवर रख दिया। नहीं, फ़ोन पर प्रेसिडेंट साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे। उनकी नज़र में डॉक्टर महेंद्र की अहमियत मुझसे ज़्यादा है। मुझे प्रेसिडेंट हाउस जाना पड़ेगा। मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि डॉक्टर महेंद्र को कंट्रोल करें और आसमान से नीचे उतारें। मुझे गुस्सा दिखाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। चीफ ने गुर्राते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस सर। राब्ता मिलते ही उसके पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। मालूम करो प्रेसिडेंट साहब ऐवान सदर में हैं या नहीं। अगर हैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी से कहो कि वो मेरे लिए प्रेसिडेंट साहब से मिलने का इंतज़ाम करे। मुझे उनसे एमरजेंसी मिलना है और आज ही, और अगर मुमकिन हो तो अभी। चीफ ने कहा। यस सर, पर्सनल सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा और चीफ ने इंटरकॉम का बटन प्रेस करके उसे ऑफ कर दिया। स्टार क्लब काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत का सबसे मशहूर क्लब था। यहाँ ज़्यादातर सयाहों की आमदोरफ्त रहती थी, क्योंकि यहाँ हर वो चीज़ आसानी से और खुलेआम दस्तियाब हो जाती थी जिसकी काफिरिस्तान में ममानत थी। इस क्लब के बारे में मशहूर था कि ये क्लब एक रिटायर्ड कर्नल की मलकियत था और कर्नल रिटायर्ड होने के बावजूद इंतहाई बाअसर था, इसलिए वहाँ होने वाली तमाम सरगर्मियों की तरफ से पुलिस आंखें बंद रखती थी। स्टार क्लब का मैनेजर विश्वनाथ था। वो काफिरिस्तान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसका गैंग हर किस्म के ज़ेर ज़मीन धंधों में मुलव्विस रहता था। काफिरिस्तान में ये बात आम थी कि काफिरिस्तान में होने वाले हर बड़े जुर्म के पीछे विश्वनाथ का किसी न किसी अंदाज में हाथ होना ज़रूर था। विश्वनाथ इस वक्त क्लब के नीचे तहखानों में बने हुए अपने मखसूस ऑफिस में सोफे पर बैठा था। वो लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था। उसके चेहरे पर जख्मों के मंदमिल शुदा निशानात के साथ साथ दरिश्ते के तासुरात भी मुस्तकिल तौर पर सिर्फ रहते थे। वो सोफे पर बैठा शराब पीने में मसरूफ था कि दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा नौजवान और उसके साथ एक खूबसूरत गैर मुल्की लड़की अंदर दाखिल हुई। उन दोनों को देखकर विश्वनाथ चौंक पड़ा। अरे रोहित, तुम और यहाँ? विश्वनाथ ने नौजवान को देखकर एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। नौजवान स्पेशल एजेंसी के टॉप सेक्शन का एजेंट रोहित था, जो विश्वनाथ का दोस्त था। और विश्वनाथ ने ही गैर मुल्की लड़की जो एक्रीमियन नजात थी और जिसका नाम एनी था को रोहित से मिलवाया था। रोहित उस हसीन लड़की की जुल्फों का असीर बन चुका था। रोहित विश्वनाथ के बारे में सब कुछ जानता था। विश्वनाथ से भी रोहित की कोई बात छुपी हुई नहीं थी।
दोनों देरीना दोस्त थे और एक दूसरे पर एतमाद करते हुए हर बात आपस में शेयर करते थे। हाँ, क्यों मेरे यहाँ आने पर तुम्हें कोई एतराज़ है? रोहित ने कहा और आगे बढ़कर इत्मीनान भरे अंदाज में सोफे पर बैठ गया। लड़की भी उसके करीब बैठ गई। नहीं, ये ऑफिस जितना मेरा है उससे कहीं बढ़कर तुम्हारा है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि तुम एनी के साथ हाल में या फिर किसी अलग कैबिन में बैठते हो। मैंने तो कई बार तुम्हें ऑफ़र किया कि तुम उसे लेकर यहाँ आ जाया करो या मैं तहखाने में तुम्हें कोई कमरा और हाली करा देता हूँ, लेकिन तुम मानते ही नहीं। विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं छुपकर बैठना पसंद नहीं करता। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। रोहित ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। हालात से तुम्हारी क्या मुराद है? विश्वनाथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाद में समझाऊंगा, फिलहाल तुम मेरे लिए और एनी के लिए रिम मंगवाओ। हम दोनों तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर एंजॉय करेंगे। रोहित ने कहा, ओके, अभी मंगवाता हूँ। विश्वनाथ ने कहा और फिर वो उठकर मेज़ की तरफ बढ़ता चला गया। मेज़ के करीब जाकर उसने इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, मेरे ऑफिस में बिग साइज रिम की बोतल भिजवाओ, 3 ग्लास और कुछ खाने के लिए भी। विश्वनाथ ने तहकुम भरा लहजे में कहा। यस बॉस, पर्सनल सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा और विश्वनाथ ने बटन प्रेस करके राब्ता ख़त्म कर दिया। वो वापस मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ ऑफिस आकर इसी सोफे पर बैठ गया जहाँ पहले बैठा था। कुछ बताओ तो सही, इस राजदारी का हर मतलब क्या है? विश्वनाथ ने रोहित की तरफ गौर से देखते हुए कहा, इस हराफा का हुक्म है और क्या कहूँ? रोहित ने मुंह बनाकर कहा, हराफा हुक्म? मैं समझा नहीं। चीफ ने वक्ती तौर पर टॉप 7 के सारे एक्शन सेक्शन खत्म कर दिए। उनकी जगह एक नया सेक्शन बनाया गया है जिसे टॉप सेक्शन कहा जाता है। इस टॉप सेक्शन में तमाम एजेंटों को इकट्ठा कर दिया गया। चीफ ने शीतल को इस सेक्शन का इंचार्ज बना दिया और तुम जानते हो कि मैं उससे किस कदर नफरत करता हूँ। वो जब भी बोलती है कफन फाड़ कर बोलती है और दूसरे को खास तौर पर मुझे हकीर समझती है। अब चीफ के हुक्म के तहत वो टॉप सेक्शन की लीडर है और उसी ने हुक्म दिया कि हम में से कोई उसे बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा और ख़ास तौर पर ज़रूरत के तहत अगर हमें किसी पब्लिक मुकाम पर जाना भी पड़े तो हम स्पेशल मेकअप करेंगे और हर सूरत अपनी पहचान छुपा कर रखेंगे। रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह ऐसा क्या हुआ जो चीफ ने तमाम सेक्शन खत्म करके टॉप 7 को एक सेक्शन में इकट्ठा कर दिया और तुम सबको शीतल के अंडर कर दिया? विश्वनाथ ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा, छोड़ो इन बातों को, मुझे उसके नाम से भी नफरत है। तुम मुझे बार बार उसका जिक्र करने पर मजबूर कर रहे हो। बस चंद दिनों की बात है, जल्द ही चीफ ये टॉप सेक्शन ख़त्म कर देगा और फिर मैं वापस अपने सेक्शन का इंचार्ज बनकर इसी तरह राज करूंगा जैसे करता आया हूँ। रोहित ने जवाब दिया तो विश्वनाथ असबात में सर हिलाकर खामोश हो गया। थोड़ी ही देर में एक वेटर ने उन्हें रिम की बोतल और 3 ग्लास लाकर सर्व किया और वो तीनों रिम पीने और हुश गपियों में मसरूफ़ हो गए। फिर कुछ देर के बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो विश्वनाथ उठा और मेज़ की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस, कमी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बोलो, विश्वनाथ ने उसी अंदाज में कहा। 2 एग्रीमेंट आए हैं बॉस। एग्रीमेंट? कौन एग्रीमेंट? उनमें से एक का नाम हैगर्ड है और दूसरे का नाम रिचर्ड। हवाले के तौर पर उन्होंने लॉर्ड बर्टली का नाम लिया है। ओ, मेरी किसी से बात करा ने चौंक कर कहा, बॉस से बात करें। कमी की आवाज़ सुनाई दी। यस मिस्टर विश्वनाथ, मेरा हीरा नाम रिचर्ड है और मेरे और हवाले के लिए लॉर्ड बर्टली का नाम काफ़ी है। दूसरी तरफ से एक राहत भरी आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड बर्टली का कोड बताओ। लॉर्ड बर्टली का कोड लॉर्ड बर्टली ही है, रिचर्ड ने कहा तो विश्वनाथ की आंखों में चमक आ गई। कमी, उन्हें मेरे ऑफिस में ले आओ फ़ौरन, विश्वनाथ ने कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। रोहित, एक्रीमिया से मेरे 2 मेहमान आए हैं, कहो तो मैं उनसे यही बात कर लूं या किसी और जगह चला जाऊं? विश्वनाथ ने मुड़कर रोहित से कहा, कोई बात नहीं, तुम डील करो उन्हें, हम तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं देंगे और अगर कोई खास डील है तो मैं एनी के साथ किसी दूसरे रूम में चला जाता हूँ। रोहित ने कहा, ओ नहीं, मेरे धंधे कौन से तुमसे छुपे हुए हैं जो मैं तुमसे छुपकर डील करूं? विश्वनाथ ने हंसकर कहा और फिर वो घूमकर मेज़ की दूसरी तरफ आया और अपनी कुर्सी पर बड़े बारूब अंदाज में बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और 2 लंबे तिरंगे और इंतहाई मजबूत जिसामत के मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर जख्मों के पुराने निशानात थे, जैसे उनकी सारी जिंदगी लड़ाई भड़ाई में गुजरी हो। दोनों के चेहरों पर सख्ती और करहतगी सब थी। दोनों अंदर दाखिल होकर रुके। एक लम्हे के लिए उन्होंने साइड में बैठे हुए रोहित और एक्रीमियन गर्ल को देखा। फिर वो सामने में इसके पीछे बैठे हुए विश्वनाथ की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़े। मेरा नाम रिचर्ड है, एक नौजवान ने विश्वनाथ की तरफ देखते हुए इंतहाई सर्द और क्रख्त लहजे में कहा। मैं विश्वनाथ हूँ, स्टार क्लब का जनरल मैनेजर। विश्वनाथ ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा।
उन दोनों में से किसी ने उससे हाथ ना मिलाया और जिसने अपना नाम रिचर्ड बताया वो बगैर पूछे मेज़ के सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि हैगर्ड साइड में यूं खड़ा हो गया जैसे वो रिचर्ड का बॉडीगार्ड हो। मुसाफिहा न करने पर विश्वनाथ खिसियाने अंदाज में हंसता हुआ वापस कुर्सी पर बैठ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये दोनों कौन हैं और तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? रिचर्ड ने विश्वनाथ की आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई करहत लहजे में कहा। ओह, ये मेरे दोस्त हैं, आप उनकी फिक्र ना करें मिस्टर रिचर्ड। ये हमारे किसी मामले में महल नहीं होंगे। आप यही समझें कि यहाँ मेरे और आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है।